पड़ोसी पाकिस्तान में इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान दोनों ही मोर्चों पर पाकिस्तान को जबरदस्त टक्कर मिल रही है। क्रॉस बॉर्डर इन दोनों के रिश्ते मजबूत हुए हैं। अब यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। एक बार अगर ये सोचे कि बलोच अगर तालिबान के साथ हाथ मिला ले तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी। इस गठजोड़ के गणित को समझने की कोशिश करेंगे आज। और विश्व के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश को जगह दिलाने निकल पड़े हैं सिंगापुर महामिशन पर योगी आदित्यनाथ। निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को कैसे लुभाया योगी ने कि झोली में पहले ही दिन गिरे 6,650 करोड़। योगी आदित्यनाथ ने दौरे के पहले दिन विदेशी निवेशकों और कॉरपोरेट प्रतिनिधियों से अहम बैठकें की। चर्चा इस बात की तेज है कि योगी के राज्य में निवेशक किन किन सेक्टर्स में निवेश के लिए एमओयू साइन कर रहे हैं। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। और इधर तमिलनाडु के वोटर लिस्ट जारी होने के बाद बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। 74 लाख नाम गायब बताए जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले यहाँ की सियासत गरमाई हुई है। दरअसल यहाँ बयानबाजियों का दौर चल रहा है और अब विपक्षी गठबंधन की अगुवाई के लिए इस राज्य से भी संकेत दिए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, ये भी बताएंगे आपको आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूँ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो तनाव का माहौल इस समय बना हुआ है उसने पाकिस्तान की आंतरिक चुनौतियों को सबके सामने ला दिया है। देखा जाए तो बलोच पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तक में फैले हुए हैं, जहां ये जातीय और सांस्कृतिक पहचान आपस में साझा करते हैं, जिससे इनके रिश्तों में काफ़ी मजबूती देखने को मिलती है। बलोचिस्तान में चल रहे विद्रोह, अफगानिस्तान के बढ़ते तनाव का एक साथ मोर्चे पर आना पाकिस्तान के लिए अब मुसीबत बन गया है। सुरक्षा और आर्थिक स्तर पर तो पाकिस्तान पहले से ही फेल है। अब राजनयिक स्तर पर भी उसे गंभीर चुनौतियां मिल रही हैं। इसमें बलोचिस्तान अफगानिस्तान सीमा के भौगोलिक और सामाजिक संबंधों को मिला दिया जाए तो ये पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। बलोचिस्तान पाकिस्तान का वो हिस्सा है जो पाक का सबसे बड़ा प्रांत है और अफगानिस्तान के साथ लगभग 1468 किलोमीटर की लंबे बॉर्डर शेयर करता है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2430 किलोमीटर लंबी डूरन लाइन भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सीमा पाकिस्तान के बलोचिस्तान को अफगानिस्तान के हेलमंद, कंधार, निमरोज और जामुल प्रांतों से अलग करती है। प्रमुख बॉर्डर क्रॉसिंग पर अक्सर तनाव देखा जाता है, इसलिए यहाँ अस्थिरता बनी रहती है। पाकिस्तान लंबे समय से बलोचिस्तान में विद्रोह से जूझ रहा है। बीएलए और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट प्रांत के प्राकृतिक साधनों का शोषण करके पूरे बलोचिस्तान को राजनीतिक हाशिए पर डाल दिया गया है। ये विद्रोह 1948 से ही चला आ रहा है, लेकिन 2000 के बाद से यहाँ ये विद्रोह और भी ज़्यादा तेज हो गया। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो संबंध है वो डूरन लाइन को लेकर हमेशा से ही खराब रहा। पिछले साल 2025 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर यह कहते हुए स्ट्राइक की थी कि यहाँ तहरीके तालिबान का बेस है, जिसमें दर्जनों नागरिक मारे गए थे। इनमें महिलाएं भी शामिल थी और छोटे बच्चे भी शामिल थे। टीटीपी भी बलोचों के साथ सहयोग की अब कोशिश कर रहा है, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। अब ये रिश्ते पाकिस्तान के लिए क्यों बुरे सपने की तरह हैं, आइए इसे थोड़ा समझते हैं। अगर बलोचिस्तान विद्रोह और अफगानिस्तान तनाव एक साथ जुड़ जाए तो पाकिस्तान की मल्टीलेयर सुरक्षा को सीधी सीधी चुनौती मिलेगी। अफगानिस्तान में शरण लेने वाले बलोच विद्रोही टीटीपी के साथ सहयोग कर सकते हैं तो हमले भी बढ़ जाएंगे, सीमा पर झड़पें बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान की सेना को 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी, जिससे आंतरिक अस्थिरता भी बढ़ेगी, बाहरी सुरक्षा भी खत्म होगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पहले ही मान चुके हैं कि बलोचों के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ पाक सेना के पास नहीं है। इस समस्या का हल कूटनीतिक तरीके से ही निकालना पड़ेगा, वरना ये 2 मुद्दे मिलकर पाकिस्तान को एक गंभीर संकट में डाल सकते हैं। और इधर सीएम योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर में महामिशन शुरू हो गया है और पहले ही दिन 6,650 करोड़ के निवेश पर मुहर लग गई, जो योगी की लोकप्रियता, उनकी सटीक नीति और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, उस पर ये कामयाबी की मुहर लगाती है। दौरे के पहले दिन यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में 6,650 करोड़ के निवेश के 3 एमओयू साइन किए, जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने की बात आई है।
और औद्योगिक विकास पर भी बड़े फैसले लिए गए हैं। ये निवेश ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और हाइपर स्केल डेटा सेंटर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के लिए किए जा रहे हैं। सीएम योगी ने निवेशकों को उत्तर प्रदेश की नीतिगत स्थिरता, बेहतर कनेक्टिविटी और तेजी से विकसित हो रहे विकास के ढांचे से अवगत कराया, उन्हें पूरी जानकारी दी। समूह को डेटा सेंटर स्थापना के लिए लखनऊ आने का निमंत्रण भी दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों को हर स्तर पर सहयोग देने के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। सिंगापुर दौरे के पहले दिन हुए 3 MOU प्रदेश की अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से मजबूती देंगे, शहरी विकास को नई दिशा देने का काम करेंगे और बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया भी कराएंगे। पहली परियोजना में जेवर एयरपोर्ट के पास 100 एकड़ की जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय थीम पर आधारित टाउनशिप विकसित की जाएगी, जिसके लिए 3.5 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और इसके साथ ही लगभग 12,000 लोगों को रोजगार देने की भी बात आई है। इस परियोजना को 2027 में शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। अब दूसरी योजना है कानपुर लखनऊ हाईवे। यहाँ पर 50 एकड़ जमीन में लॉजिस्टिक पार्क का विकास किया जाएगा। इस परियोजना में 650 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित किया गया है और लगभग 7,500 लोगों को रोजगार देने का अनुमान है। इसको भी 2027 में शुरू किए जाने की योजना बनाई गई है। ये लॉजिस्टिक पार्क प्रदेश की औद्योगिक और निर्यात गतिविधियों को गति देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और अब बात करते हैं तीसरी परियोजना की, जिसके तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में करीबन 10 एकड़ जमीन पर 40 मेगावाट IT पावर क्षमता वाला हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना में 2,500 करोड़ का निवेश होगा और लगभग 1,500 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। MOU के अनुसार इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2028 में शुरू करने की योजना बनाई गई है। ये निवेश उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी डेटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। सिंगापुर दौरे पर पहले ही दिन इसे योगी सरकार की बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है और इसी के साथ निवेशकों का भरोसा लेकर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को नई दिशा देकर विकास को रफ्तार देने जा रहे हैं। इसे चुनाव की तैयारियों की नज़र से भी देखा जा रहा है। और अब बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां विपक्षी गठबंधन में आपसी खींचतान देखने को मिल रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है DMK और कांग्रेस के बीच नेतृत्व के बहस को लेकर। विपक्षी एकता वाले इंडिया अलायंस में आपसी खींचतान के कारण फूट पड़ गई है। शुरुआती बयान DMK की तरफ से पार्टी के नेता और राज्य के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन ने दिया। उदयनिधि स्टालिन मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे हैं। अपने बयान में स्टालिन ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ मुख्यमंत्री MK स्टालिन को ही लड़ाई के लिए लीड करना चाहिए। दरअसल उदयनिधि का ये बयान उन चर्चाओं के बाद आया जिसमें विपक्षी कई नेताओं ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं और राहुल की जगह किसी और को नेतृत्व देने की बात कही है। इसका मतलब साफ है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस काम के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल फिट नहीं है। सबसे पहले मणिशंकर अय्यर ने सवाल उठाए। उसके बाद तमिलनाडु में एक सभा को संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि MK स्टालिन राजनीति और गवर्नेंस दोनों में एक मिसाल कायम कर रहे हैं और विपक्षी गठबंधन के नेता के रूप में बेहतर काम करेंगे। उदयनिधि का ये बयान तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले DMK और कांग्रेस के बीच चल रही सीट शेयरिंग की बातचीत के बीच आया है। हालांकि इस बयान को महज ज्यादा सीटें लेने के लिए बनाया जा रहा दबाव बताया जा रहा है। मणिशंकर अय्यर कह चुके हैं कि अगर इंडिया गठबंधन को जिंदा रखना है तो TMC की अध्यक्ष ममता बनर्जी को इसकी कमान सौंप देनी चाहिए। इसके पहले अय्यर ने कहा था कि इंडिया गठबंधन को एकजुट करने वाले सबसे अच्छे नेता हैं स्टालिन। उन्होंने ये भी कहा कि DMK और समाजवादी पार्टी के नेता भी लीडिंग रोल निभा सकते हैं। अय्यर के बयानों पर उदित राज का बयान जरूर आया। उन्होंने अय्यर को बौद्धिक दिवालिया बता दिया। तो कुल मिलाकर चुनाव से पहले राजनीति गरमाई हुई है। खैर, इतना तो तय है कि एक बयान को कैसे हवा देनी चाहिए ये हमारे राजनेताओं से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।